दुनिया पिछले 50 सालों से सार्वजनिक रूप से कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रही है और पिछले 30 सालों से इंटरनेट का। मुझे लगता है कि अब हम उस दौर में हैं जब हमें यह सवाल पूछना चाहिए कि कंप्यूटर और इंटरनेट ने दुनिया का कितना भला किया है और कितना बुरा। आज से लगभग 2400 साल पहले सोक्रेटिस यानी सुकरात ने अपने शिष्य प्लेटो के साथ बातचीत में लिखने की कला के खिलाफ यह बात बोली थी कि लिखना सीखने की वजह से इंसान की याद रखने की क्षमता कम हो जाएगी और इंसानों में भूलने की आदत पैदा होने लगेगी। सोक्रेटिस लिखने की कला को अच्छी चीज नहीं मानते थे। क्या ऐसा हुआ? क्या लिखने की कला ने इंसानों का नुकसान किया या फायदा पहुंचाया? आज 2400 साल बाद हम यह कह सकते हैं कि हो सकता है इंसानों के याद रखने की क्षमता कम हुई हो, लेकिन लिखने की कला ने इंसानों को कहीं आगे पहुंचाया है। इनफैक्ट लिखने की कला ने ही सोक्रेटिस को मरने के 2400 साल बाद भी जिंदा रखा हुआ है। अब ठीक यही सवाल कंप्यूटर्स और इंटरनेट के लिए भी पूछा जा रहा है। मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि कंप्यूटर और इंटरनेट ने इंसानों को फायदा पहुंचाया है या नुकसान, यह आपको तय करना है। मैं आपको यह बता सकता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में हुए शोध कंप्यूटर और इंटरनेट के इस्तेमाल की वजह से बच्चों और इंसानों में उसके प्रभावों के बारे में क्या कह रहे हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है रवि कुमार और स्वागत है आपका नॉलेज इज द की बाय रवि के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर और इंटरनेट हमारे बच्चों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं या ये कितना नुकसान पहुंचा रहा है और कितना फायदा। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, जिन्होंने 1837 में एक ऐसी मशीन बनाने का प्रयास किया था जिसको पहला कंप्यूटर कहा जा सकता है, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाए थे। उसके लगभग 132 साल बाद यानी 1969 में पहली बार नेटवर्क बेस्ड कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई, जिसे अर्पानेट के नाम से जाना जाता है, और 1983 में औपचारिक रूप से इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में 2 अरब 84 करोड़ लोग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और 5 अरब 64 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में लगभग 80.6 करोड़ लोग यानी 80.6 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 25 करोड़ बच्चे हैं जिनकी उम्र 17 साल या उससे कम है। अब इंटरनेट का इस्तेमाल केवल कंप्यूटर तक सीमित नहीं है, बल्कि स्मार्टफोन की वजह से कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों से ज्यादा बड़ी संख्या इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की है। पिछले एक दशक में स्मार्टफोन के विस्तार ने इंटरनेट को सर्वव्यापी की संज्ञा दे दी है। सर्वव्यापी यानी वह जो हर जगह मौजूद है। एक तरफ जहां कंप्यूटर ने इंसान की जिंदगी के हर हिस्से को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, वहीं इंटरनेट ने ज्ञान की खोज, इंफॉर्मेशन, सामाजिक संबंध और व्यक्तिगत रिश्तों तक में दखल देना शुरू कर दिया है। वर्तमान में हालात ऐसे हैं कि दुनिया के जितने लोगों के पास भी इंटरनेट की पहुंच है, उनमें से 85 to 90% लोग हर समय ऑनलाइन रहते हैं और मोबाइल तो हमारे शरीर का हिस्सा हो चुका है, जिसके बिना बहुत से लोग जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसी के साथ अब इसके अच्छे और बुरे परिणाम सजग रूप से दिखने लगे हैं। इंटरनेट के आने से पहले ही शोधों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि मानव दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से इतना फ्लेक्सिबल है कि वो अपने आसपास के माहौल, जरूरत, उपलब्ध संसाधन, परिवेश के अनुसार ढलकर कुछ भी सीख सकता है। यहां तक कि दिमाग वो काम भी कर लेता है जिसे करने की क्षमता प्रकृति ने मानव बुद्धि को दी ही नहीं है। डिजिटल डिवाइसेस ने मानव की जिंदगी को बदल कर रख दिया है, तो जाहिर सी बात है मानव दिमाग भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। एक शोध जिसमें कहा गया है कि स्मार्टफोन और टच स्क्रीन का इस्तेमाल दिमाग के उस हिस्से को बदल रहा है जिसके द्वारा हाथ और अंगूठे की अनुभूति एवं गति जैसी प्रक्रियाएं नियंत्रित होती हैं। 6 सप्ताह तक एक ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम खेलने से ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर की मात्रा में काफी कमी देखी गई है। ग्रे मैटर मस्तिष्क का वह भाग है जो आवेग नियंत्रण यानी इंपल्स कंट्रोल और निर्णय लेने यानी डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया से जुड़ा होता है। डिजिटल डिवाइसेस और मानवों पर अब तक किए गए अधिकांश शोधों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जिनमें यह अध्ययन किया गया है कि इंटरनेट हमारे मस्तिष्क और व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। 3 क्षेत्रों में पहला है ध्यान लगाने या किसी काम पर अटेंशन देने या फोकस कर पाने की क्षमता। दूसरा है
स्मृति और ज्ञान, जिसे मेमोरी और नॉलेज भी कहते हैं, उसकी क्या स्थिति है। तीसरा है सामाजिक अनुभूति, जिसे सोशल कॉग्निशन कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे सामाजिक नेटवर्क, पारस्परिक संवाद और सामाजिक प्रतिष्ठा आते हैं। हम यहां कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट को सामूहिक रूप से डिजिटल दुनिया के नाम से संबोधित करेंगे, और जब भी इन्हें अलग अलग बताना हो या किसी विशेष को फोकस करना हो तो हम उसे असल नाम से बुलाएंगे। सेक्शन 1, डिजिटल दुनिया का अटेंशन यानी फोकस पर प्रभाव। इस बात से मेरी कोई असहमति नहीं है कि डिजिटल दुनिया में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि लोग डिजिटल दुनिया की तरफ केवल उसकी खूबियों की वजह से आकर्षित नहीं हो रहे, बल्कि पूरे डिजिटल दुनिया को इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है कि लोग उससे अपना ध्यान हटा ही नहीं पाते हैं। और ऐसा कौन कर रहा है? तो टेक्नोलॉजी कंपनीज पर लगातार यह आरोप लगता रहा है कि उन्होंने जानबूझकर इंटरनेट के नशे जैसी प्रवृत्ति यानी एडिक्टिव पोटेंशियल को बढ़ावा दिया है और उसका लाभ उठाया है। वे अपनी वेबसाइटों और एप्स के ध्यान आकर्षित करने वाले फैक्टर्स का गहराई से अध्ययन, परीक्षण और परिष्करण करके उपयोगकर्ताओं को हाईली एंगेज रखने की रणनीति अपनाते हैं, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि उपयोगकर्ता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। टेक्नोलॉजी कंपनीज ने जानबूझकर ऐसी व्यवस्था की है जिससे आप हर कुछ सेकंड में अपना डिजिटल डिवाइस चेक करते रहते हैं। हम जब भी अपना डिजिटल डिवाइस चेक करते हैं, हमें कुछ नया मिलता है, तो इससे हमें एक तरह की खुशी का अनुभव होता है, जिसे हम इंफॉर्मेशन रिवॉर्ड के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंफॉर्मेशन रिवॉर्ड का पूरा सिस्टम हमारे दिमाग के उस हिस्से को प्रभावित करता है जो निर्णय लेने, रिवॉर्ड को महसूस करने और हैबिट्स बनाने का काम करता है। अब चूंकि कंपनीज हर समय लोगों का ध्यान आकर्षित रखने में यानी अटेंशन पाने में सफल हो गई हैं, इसकी वजह से यह समझना जरूरी हो गया है कि इसका हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है। दुनिया के हर देश के शिक्षक इस बात से सहमत होने लगे हैं कि वर्तमान की डिजिटल दुनिया एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण कर रही है जिसका ध्यान आसानी से भटकाया जा सकता है, यानी जो इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, ज्यादा लंबे समय तक एक जगह पर फोकस नहीं कर पाती है। एक अध्ययन में 2 तरह के लोगों के समूह को शामिल किया गया, जिसमें से एक समूह में वो लोग थे जो डिजिटल दुनिया में एक साथ कई काम कर लेते थे, यानी हैवी मीडिया मल्टीटास्किंग कर लेते थे, और दूसरा समूह ऐसा था जो बहुत ज्यादा डिजिटल डिवाइसेस का प्रयोग नहीं करता था। अध्ययन में दोनों समूहों को वास्तविक जिंदगी से रिलेटेड दिमागी मल्टीटास्किंग के कई काम दिए गए। इस अध्ययन का नतीजा यह निकला कि डिजिटल मल्टीटास्किंग वाले ग्रुप ने दूसरे ग्रुप की अपेक्षा बहुत बुरा परफॉर्म किया। इसी से संबंधित एक और अध्ययन में यह पाया गया कि जब लोगों को सिर्फ एक डिवाइस जैसे लैपटॉप के साथ काम करने को दिया गया, तो लगभग 95% प्रतिभागियों ने लैपटॉप पर उपलब्ध हर सामग्री को औसतन 19 सेकंड में बदल कर देखा और 75% सामग्री पर 1 मिनट से भी कम समय व्यतीत किया। इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग तथा अत्यधिक मीडिया मल्टीटास्किंग को मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल क्षेत्रों में ग्रे मैटर की कमी से जोड़कर देखा गया है। ये वही क्षेत्र हैं जो विक्षेप यानी कि ध्यान के भटकाव, डिस्ट्रैक्शन के बावजूद लक्ष्य बनाए रखने में यानी गोल को मेंटेन करने की क्षमता से संबंधित है। 41 शोधों के डिटेल एनालिसिस ने यह स्पष्ट किया है कि मीडिया मल्टीटास्किंग की वजह से दिमागी क्षमता में मामूली से लेकर बहुत ज्यादा कमी तक देखी गई है। यहां तक कि हाल ही में हुए शोध यह प्रमाणित करते हैं कि अत्यधिक हाइपरलिंक्ड ऑनलाइन एनवायरनमेंट, जैसे मात्र 15 मिनट तक ऑनलाइन शॉपिंग करना जैसे काम में थोड़ा सा भी समय देना यानी शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट भी हमारे ध्यान लगाने के दायरे को, अटेंशन स्कोप को कम कर देता है, और यह प्रभाव ऑफलाइन आने के बाद भी कुछ समय तक बना रहता है। इसके विपरीत मैगजीन पढ़ने से ध्यान लगाने में ऐसी कोई कमी नहीं देखी गई है। बच्चों में हुए शोध यह कह रहे हैं कि मीडिया मल्टीटास्किंग की वजह से बच्चों में ध्यान केंद्रित करने को लेकर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि बचपन और किशोरावस्था के दौरान अत्यधिक मीडिया मल्टीटास्किंग संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इनडायरेक्टली नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, जैसे कि शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता में कमी, नींद में बाधा,
तथा रचनात्मक सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग में इन्वॉल्व होने के अवसरों में कमी। सेक्शन 2, डिजिटल दुनिया का ह्यूमन मेमोरी और नॉलेज पर प्रभाव। डिजिटल दुनिया और मेमोरी पर इसके प्रभाव को लेकर हुए एक शोध में यह पाया गया है कि इंटरनेट कुछ ह्यूमन मेमोरी सिस्टम्स की आवश्यकता को या तो खत्म कर सकता है या उन्हें रिप्लेस कर सकता है, विशेष रूप से सिमेंटिक मेमोरी के कुछ पहलुओं को। सिमेंटिक मेमोरी वो मेमोरी है जो ह्यूमंस में फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज को स्टोर करती है। ह्यूमन मेमोरी के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने विस्तार से ह्यूमन मेमोरी और इसके काम करने के तरीकों पर बात की है। इस अध्ययन में यह पाया गया कि जब लोग किसी जानकारी तक ऑनलाइन पहुंच सकते हैं तो वे स्वयं उस जानकारी को याद रखने की बजाय यह याद रखना ज्यादा पसंद करते हैं कि वह जानकारी कहां से प्राप्त की जा सकती है। यह दर्शाता है कि लोग बहुत शीघ्र ही इंफॉर्मेशन रिट्रीवल यानी जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए इंटरनेट पर डिपेंड होने लगते हैं। यह एक बेहद गंभीर स्थिति है, खासतौर पर यदि यह बच्चों में होने लगे तब, जब लोग जानकारी को स्वयं याद रखने की बजाय उसे अपने परिवार, समुदाय या सामाजिक समूह के अन्य व्यक्तियों पर या किसी अन्य माध्यम पर जैसे कॉपी और किताब आदि के भरोसे छोड़ देते हैं या कहें कि आउटसोर्स कर देते हैं, ताकि उन्हें केवल यह याद रखना पड़े कि ज्ञान का स्रोत कहां है, न कि पूरी जानकारी को अपने मन में संग्रहित करना पड़े, तो इस स्थिति को हम ट्रांजैक्टिव मेमोरी कहते हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग अपना जन्मदिन स्वयं याद नहीं रखते, लेकिन उनके चाहने वाले उनका जन्मदिन याद रखते हैं। हम बहुत सारी चीजें सिर्फ इसलिए याद नहीं रखते क्योंकि या तो उसे हमारे आसपास के लोग याद रखते हैं या हमने उसे कहीं लिख रखा होता है, जैसे फोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, घर और बाहर का हिसाब किताब आदि बहुत सारी चीजें। यह सब हमारी डायरेक्ट मेमोरी का हिस्सा नहीं होता, बल्कि इसे ही ट्रांजैक्टिव मेमोरी कहते हैं। ट्रांजैक्टिव मेमोरी हजारों सालों से मानव सभ्यता का हिस्सा रहा है। ट्रांजैक्टिव मेमोरी के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। नुकसान जैसे ट्रांजैक्टिव मेमोरी की वजह से एक व्यक्ति को बहुत सारी चीजों को याद रखने से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन इसकी वजह से व्यक्ति की याद रखने की क्षमता घट सकती है। वहीं फायदा यह है कि सब कुछ स्वयं याद रखने के दिमागी बोझ से छुटकारा मिल जाने की वजह से इंसानी दिमाग बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण कार्य कर पाता है। अब कुछ लोग यह बोल सकते हैं कि इंटरनेट भी एक तरह की ट्रांजैक्टिव मेमोरी की तरह ही काम करता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति को सब कुछ याद नहीं रखना पड़ता, बल्कि वो जब भी चाहे किसी भी जानकारी को इंटरनेट से प्राप्त कर सकता है, जैसा सदियों से अन्य लोगों और लिखने पढ़ने की कला करती आई है। लेकिन इसके दो नुकसान क्लियरली दिखाई देते हैं। पहला नुकसान यह है कि व्यक्ति जब पहले ट्रांजैक्टिव मेमोरी का इस्तेमाल करता था तो वो स्वयं भी किसी दूसरे के लिए ट्रांजैक्टिव मेमोरी का काम कर रहा होता था, यानी वो स्वयं भी ऐसी कई बातें याद रखता था जो दूसरों के काम आती थी। इंटरनेट ऐसा कोई काम किसी व्यक्ति को नहीं देता जो व्यक्ति को स्वयं याद रखनी हो, यानी याद रखने का सारा काम इंटरनेट स्वयं करता है और व्यक्ति अपनी याद रखने की क्षमता का कोई इस्तेमाल नहीं करता। दूसरा नुकसान यह है कि चूंकि इंटरनेट स्वयं याद रखने का इकलौता माध्यम बन जाता है, इसकी वजह से व्यक्ति सब कुछ सीधे इंटरनेट से पूछता है और व्यक्ति को यह भी याद नहीं रखना पड़ता कि कौन सी जानकारी कहां और किसके पास स्टोर की गई है। यह न केवल सामाजिक संबंधों और मेमोरी के अन्य माध्यमों की उपयोगिता खत्म कर देता है, बल्कि इंसान को सभी चीजों से दूर कर देता है। ट्रांजैक्टिव मेमोरी के रूप में आसपास के लोगों, समाज, लिखने पढ़ने के माध्यम से दिमागी बोझ को कम करना इंसानी जरूरत है और यह बेहद फायदेमंद है। लेकिन ट्रांजैक्टिव मेमोरी के रूप में इंटरनेट का इस्तेमाल इंसान के हजारों सालों में विकसित की गई मेमोरी की विभिन्न क्षमताओं को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी सिस्टम वो नींव है जिस पर इंसानी सभ्यता ने अपने विकास को खड़ा किया है। इसका खात्मा इंसानी सभ्यता के लिए अच्छा है या बुरा, इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। इंटरनेट के एक बड़े फायदे के रूप में यह बताया जाता है कि इसके जरिए आप कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, लेकिन यह असल में फायदा नहीं है, नुकसान है। किसी इंफॉर्मेशन को ढूंढने में आप जितनी मेहनत करते हैं और जितना ज्यादा समय लगाते हैं, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि आप उस इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रखेंगे। लेकिन अगर किसी इंफॉर्मेशन को आपने आसानी से ढूंढ लिया बिना किसी मेहनत के, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आप उसे जल्दी भूल जाएंगे। यह बात प्रमाणित की गई है एक शोध के जरिए जिसमें दो समूहों को कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढने का काम दिया गया।
इनमें से एक समूह ने इंटरनेट की मदद ली और दूसरे समूह ने पुस्तकों और इंसाइक्लोपीडिया की मदद ली। इंटरनेट की मदद लेने वाले समूह ने काम जल्दी खत्म तो कर दिया, लेकिन जब बाद में इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा गया तो वो बहुत ज्यादा नहीं बता पाए। जबकि जिस समूह ने पुस्तकों और इंसाइक्लोपीडिया की मदद से इंफॉर्मेशन को ढूंढा था, वो बाद में भी उस इंफॉर्मेशन के बारे में विस्तार से बता पाए। इस शोध ने यह प्रमाणित किया कि इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ढूंढना भले ही जल्दी किया जा सकता है, लेकिन इसकी वजह से दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव नहीं हो पाता जो किसी भी इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रखता है। आगे हुए शोधों ने यह भी स्पष्ट किया कि वो लोग जो बहुत ज्यादा गहन चिंतन, पढ़ाई लिखाई और एनालिटिकल कामों में एंगेज रहते हैं, अपने की दिमागी क्षमताओं का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। वो इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए इंटरनेट का प्रयोग कम करते हैं, साथ ही कुछ भी याद रखने के लिए डिजिटल दुनिया का सहारा नहीं लेते हैं। वहीं पर जो लोग बौद्धिक रूप से हल्का काम करते हैं, बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करते या कहें तो एनालिटिकल नहीं होते, उनमें टेंडेंसी होती है कि वो दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर नहीं डालना चाहते। उन्हें दिमाग का कम इस्तेमाल करने की आदत होती है, जिसकी वजह से वो हर इंफॉर्मेशन के लिए इंटरनेट की मदद लेने लगते हैं। हम अपने स्वयं के ज्ञान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, हम किस चीज को स्वयं का ज्ञान मानते हैं, इसे स्वानुभूत ज्ञान कहते हैं और इंग्लिश में सेल्फ परसीव्ड नॉलेज कहते हैं। शोधकर्ताओं ने एक श्रृंखला में यानी सीरीज में कई शोध किए यह समझने के लिए कि सेल्फ परसीव्ड नॉलेज पर डिजिटल दुनिया का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी हम अपने स्वयं के ज्ञान के बारे में क्या सोचते हैं, इस बात पर डिजिटल दुनिया क्या प्रभाव डालती है। इस शोध के रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। इस शोध से ज्ञात हुआ कि डिजिटल दुनिया लोगों में एक तरह का भ्रम पैदा करती है कि वो बहुत ज्यादा जानते हैं। इतना ही नहीं, इंटरनेट का लगातार इस्तेमाल, खासतौर से स्मार्टफोन की मदद से प्राप्त हुए ज्ञान को भी लोग अपना ही ज्ञान मानने लगते हैं। डिजिटल दुनिया इस भ्रम को बढ़ा रही है। लोग अपने स्वयं के ज्ञान और इंटरनेट के ज्ञान में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। भविष्य में इसका नतीजा यह हो सकता है कि हर कोई स्वयं को बहुत ज्यादा ज्ञानी मानने लगेगा, जबकि असल में उसके पास कोई ज्ञान नहीं होगा। इसका सबसे भयानक दुष्परिणाम बच्चों में देखने को मिलेगा, जब वो बिना इंटरनेट के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनकी स्वयं से स्वयं के लिए ज्ञान हासिल करने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अब इस वीडियो को मैं यहां पर रोक रहा हूं। यह पूरे डिस्कशन का पहला पार्ट था। चूंकि यह समस्या इतनी गंभीर है कि एक वीडियो में इसे लाने से वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो का अगला पार्ट जरूर देखिएगा। अगर आपको यह लगता है कि यह वीडियो काम का है और इस टॉपिक के बारे में डिटेल में सभी को जानना चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो आपके अनुसार डिजिटल दुनिया में जरूरत से ज्यादा वक्त बिता रहा है। साथ ही मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे अन्य बच्चों के माता पिता के साथ भी जरूर शेयर करें। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, साथ ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।